नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद नीरज सर में आपका स्वागत है। मैं विकास आपको वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में बता रहा था। आप लोग जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा टॉपिक रहेगा वन्यजीवों संबंधी कार्यक्रम, जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए गए कार्यक्रम है। वन्य आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। वन्य जीव संबंधी कार्यक्रम, ये हमारा छोटा सा टॉपिक है। वन्य जीव संबंधी कार्यक्रम जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए गए हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने अभ्यारण्य के बारे में चर्चा कर ली थी, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चर्चा कर ली थी, पक्षी विहार के बारे में चर्चा कर ली थी, और हम लोगों ने चर्चा की थी उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वन्य जीव संबंधी कार्यक्रम। तो आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। इसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग पढ़ते हैं। हमारा जो पहला कार्यक्रम है वो कौन सा कार्यक्रम चला गया? पहला कार्यक्रम चला गया लुप्त प्रजातियों का प्रजनन केंद्र। लुप्त प्रजातियों का प्रजनन केंद्र। लुप्त प्रजातियों का प्रजनन केंद्र। प्रजनन केंद्र आप लोग जुड़ जाइए। पहला जो कार्यक्रम चलाया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया लुप्त प्रजातियों का प्रजनन केंद्र। तो इसमें देखते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं भैया। यह कार्यक्रम लखनऊ के कुकरायल वन में 1984 में लुप्त प्राय 1984-85 में लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए चलाया गया था। पहला जो कार्यक्रम था, यह कार्यक्रम लखनऊ के कुकरायल वन में 1984-85 में लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए चलाया गया था। दूसरा पॉइंट भैया, इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए। प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए। दूसरा पॉइंट भैया, संरक्षण किसको प्रदान किया गया इस कार्यक्रम के द्वारा? संरक्षण
तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत भैया काला हिरन, ऊद बिलाव, काला हिरन, ऊद बिलाव, काकेर आदि लुप्तप्राय जीवों के प्रजनन के लिए संरक्षण प्रदान किया गया। तो पहला जो कार्यक्रम था उत्तर प्रदेश सरकार का, यह कार्यक्रम जो था भैया लखनऊ के कुकरैल वन में 1984-85 में लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए चलाया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए। किसके लिए प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए? तो भैया काला हिरन, ऊद बिलाव और काकेर आदि लुप्त प्राय जीवों के लिए प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई। तो पहला कार्यक्रम था लुप्त प्रजातियों का प्रजनन केंद्र। दूसरा जो पॉइंट है भैया हमारा, दूसरा जो कार्यक्रम था, दूसरा कार्यक्रम है कछुआ पुनर्वास योजना। कछुआ महत्वपूर्ण योजना है, कछुआ पुनर्वास योजना। कछुआ पुनर्वास योजना, यह योजना भैया, यह योजना गंगा नदी को, यह योजना गंगा नदी को प्रदूषण से, गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए 1986 और 87 में 1986-87 में चलाई गई। कब चलाई गई भैया? 1986-87 में कछुआ पुनर्वास योजना जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई। इसका दूसरा पॉइंट भैया याद रखिएगा, इसके अंतर्गत दूसरा पॉइंट, इसके अंतर्गत मांसाहारी कछुओं को संरक्षण प्रदान किया गया। किसे संरक्षण प्रदान किया गया भैया? तो मांसाहारी कछुओं को संरक्षण प्रदान किया गया। ये पॉइंट याद रखिएगा। कछुआ पुनर्वास योजना कब शुरू की गई? तो कछुआ पुनर्वास योजना 1986-87 में गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए चलाई गई। इसके अंतर्गत मांसाहारी कछुओं को भैया संरक्षण प्रदान किया गया। दूसरा है भैया घड़ियाल प्रजनन केंद्र योजना। दूसरी योजना है हमारी, तीसरी है भैया घड़ियाल प्रजनन केंद्र योजना। यह योजना घड़ियाल प्रजनन एवं लुप्त
लुप्त प्राय लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए चलाई गई, प्रजातियों के संरक्षण के लिए चलाई गई। दूसरा पॉइंट लिखिएगा भैया, महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस योजना के अंतर्गत भैया, इस योजना के अंतर्गत घड़ियाल के अंडों को घड़ियाल के अंडों को एकत्र करके कृत्रिम रूप से लखनऊ के कुकरैल तथा बहराइच के कतरनिया घाट में इस योजना के अंतर्गत घड़ियाल के अंडों को एकत्र करके कृत्रिम रूप से लखनऊ के कुकरैल तथा बहराइच के कतरनिया घाट में निषेचन द्वारा इनका पालन पोषण किया जा रहा है। तो घड़ियाल प्रजनन केंद्र योजना जो थी भैया, यह योजना घड़ियाल प्रजनन एवं लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए चलाई जा रही थी। इस योजना के अंतर्गत भैया घड़ियाल के अंडों को एकत्र करके कृत्रिम रूप से कुकरैल तथा बहराइच के कतरनिया घाट में निषेचन के द्वारा इनका पालन पोषण किया जा रहा है। किस योजना के तहत भैया? तो घड़ियाल प्रजनन केंद्र योजना के द्वारा। नेक्स्ट योजना जो हमारी है भैया, नेक्स्ट हमारी कौन सी योजना है? इसके बाद हमारी योजना है भैया राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार योजना। राष्ट्रीय चंबल वन्य विहार योजना। राष्ट्रीय चंबल वन्य विहार योजना यह योजना भारत सरकार के सहयोग से चलाई जा रही है। यह योजना भारत सरकार के सहयोग से चलाई जा रही है। दूसरा पॉइंट भैया, इस योजना का उद्देश्य मगरमच्छ और घड़ियाल को चंबल के क्षेत्र में
क्षेत्र में संरक्षण प्रदान करना, संरक्षण प्रदान करना। राष्ट्रीय चंबल वन विहार योजना जो है भैया, ये 3 राज्यों से मिलकर चलाई जा रही, 3 राज्यों को मिलाकर चलाई जा रही, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। चंबल के इलाके में भैया मगरमच्छ और घड़ियाल के संरक्षण के लिए यह योजना चलाई जा रही। 3 राज्यों में चलती है राष्ट्रीय चंबल वन्य विहार योजना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और भैया राजस्थान में, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट योजना है भैया हमारी प्रोजेक्ट एलिफेंट योजना। आप लोगों को पता होगा जिस तरीके से प्रोजेक्ट टाइगर योजना आई थी, उसी तरीके से हाथियों के लिए कार्यक्रम चलाया गया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो आप लोग बताइए कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब चलाया गया? प्रोजेक्ट एलिफेंट योजना, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रोजेक्ट एलिफेंट योजना कब चलाई गई? योगेश कुमार, सभी डेली क्लासों की पीडीएफ भेज दो। ठीक भैया, सर आ जाएंगे तो हम भिजवा देंगे सारी पीडीएफ, आप परेशान ना होइए, ठीक है भैया। ये वाला बताइए भैया, प्रोजेक्ट एलिफेंट योजना कब चलाई गई? इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। और प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाया गया उसको भी बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट बॉक्स में बताइए भैया, प्रोजेक्ट एलिफेंट योजना कब चलाई गई? हाथियों के संरक्षण के लिए, हाथियों के संरक्षण के लिए 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट योजना चलाई गई। दूसरा पॉइंट भैया, इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा राज्य के बिजनौर तथा सहारनपुर जनपद में एलिफेंट रिजर्व बनाने की घोषणा की गई है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखिएगा भैया कि किस योजना के तहत बिजनौर और सहारनपुर में एलिफेंट रिजर्व बनाने की घोषणा की गई है। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट योजना के तहत एलिफेंट रिजर्व बनाने की घोषणा की गई है। कमेंट बॉक्स में बताइए भैया, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए भैया। हम लोगों ने कौन कौन सी योजनाएं पढ़ी भैया? तो हमारी पहली जो योजना थी वन्य जीव संबंधी कार्यक्रम
कार्यक्रम जो थे उसमें पहली योजना थी लुप्त प्रजातियों का प्रजनन केंद्र। यह कार्यक्रम भैया लखनऊ के कुकराइल में 1984-85 में लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए चलाया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए। संरक्षण किसको प्रदान किया गया? तो काला हिरन, ऊदबिलाव और काकेर आदि जीवों को प्रजनन के लिए संरक्षण प्रदान किया गया। दूसरी जो योजना हमारी है वो योजना थी भैया कछुआ पुनर्वास योजना। यह योजना गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए 1986 और 87 में चलाई गई। इसके अंतर्गत मांसाहारी कछुओं को संरक्षण प्रदान किया गया। किसको संरक्षण प्रदान किया गया भैया? मांसाहारी कछुओं को संरक्षण प्रदान किया गया। इसके बाद हमारी योजना है घड़ियाल प्रजनन केंद्र योजना। यह योजना घड़ियाल प्रजनन लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए चलाई गई। इस योजना के अंतर्गत घड़ियाल के अंडों को एकत्र करके कृत्रिम रूप से लखनऊ के कुकरैल तथा बहराइच के कतरनिया घाट में इनका पालन पोषण किया जा रहा है या किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है भैया राष्ट्रीय चंबल वन्य विहार योजना। यह योजना भारत सरकार के सहयोग से चलाई जा रही है। यह 3 राज्यों में चलाई जा रही है। यह 3 राज्यों में चलाई जा रही है। इस योजना का जो उद्देश्य है मगरमच्छ और घड़ियाल को चंबल के क्षेत्र में संरक्षण प्रदान करना। ठीक है। तीसरा 5वीं जो योजना है वो योजना है प्रोजेक्ट एलिफेंट योजना। प्रोजेक्ट एलिफेंट योजना जो थी 1992 में ये चलाई गई थी और इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा राज्य के बिजनौर तथा सहारनपुर जिले में एलिफेंट रिजर्व बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है भैया, ये कुछ योजनाएं थी कुछ योजनाएं महत्वपूर्ण योजनाएं थी, उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो उत्तर प्रदेश के वन। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है भैया उत्तर प्रदेश के वन। उत्तर प्रदेश के वन ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, वनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को पता होगा, पहला पॉइंट है भैया राष्ट्रीय वन नीति। राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल में 33.33% भाग पर वनों का विस्तार होगा। अब ये विस्तार होगा बस एक कागज पे विस्तार होगा कि जमीन पर दिखेगा विस्तार, इसको बारे में पता नहीं है। अभी भी उत्तर प्रदेश में बहुत कम ऐसा क्षेत्रफल है जहां पर वनों की मात्रा जो है 33% ना होकर 9% है। सबसे ज्यादा जो वन पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, लगभग 23% पाए जाते हैं। वहां भी 10% कम है, लेकिन पूरे देश में सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? तो पूरे देश में सर्वाधिक वन जो पाए जाते हैं वो मध्य प्रदेश एमपी में पाए जाते हैं। ठीक है भैया। तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के क्षेत्रफल में 33.33% भाग पर क्या होना चाहिए भैया? तो वन होने चाहिए, लेकिन वन है नहीं, वन दिखते नहीं। ठीक है, आपको बताता हूं नेक्स्ट पॉइंट भैया 17वीं वन रिपोर्ट 13 जनवरी 2022 को जारी की गई
की गई। इस रिपोर्ट के अंतर्गत, इस रिपोर्ट के तहत, इस रिपोर्ट के तहत, इस रिपोर्ट के तहत तहत राज्य में, राज्य में, राज्य में वन तथा वृक्षादन, वन तथा वृक्षादन, वन तथा वृक्षादन, वन तथा वृक्षादन, वृक्षादन 9 वन तथा वृक्षादन, वृक्षादन 9.23% है। कितने प्रतिशत है भैया? तो 9.23% है। 17वीं वन रिपोर्ट 13 जनवरी 2022 को जारी की गई। इस रिपोर्ट के तहत राज्य में वन तथा वृक्षादन भैया 9.23% है। ये उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट है भैया, कितने क्षेत्रफल पे है? तो ये भी लिख लीजिएगा, क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल कितने क्षेत्रफल पे है भैया? तो क्षेत्रफल जो है हमारा वो है भैया 22,238.3 238.89 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर पर वन तथा वृक्षादन है। इसको भी याद रखिएगा, वन तथा वृक्षादन है। अब हम लोग बात करते हैं वन के बारे में भैया। उत्तर प्रदेश में जो वन पाए जाते हैं, वन कौन से पाए जाते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो हमारा पॉइंट है भैया, प्रदेश में, प्रदेश में, प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं भैया। इसको भी याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए उष्ण कटिबंधीय वन कौन से होते हैं? उष्ण कटिबंधीय वन कौन से हैं? उष्ण कटिबंधीय वन वे वन होते हैं जहां पर 50% वर्षा होती है। जिन वनों में 50% वर्षा होती है, ये पॉइंट याद रखिएगा। प्रदेश में कौन से वन पाए जाते हैं भैया? तो प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, इनकी विशेषताओं के कारण भैया, उष्ण इनकी विशेषताओं के कारण, इनकी विशेषताओं के कारण, इनकी विशेषताओं के कारण इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया भैया? 3 भागों में बांटा गया है। अब 3 भाग कौन कौन से भाग हैं उनको देखते हैं। 3 भाग कौन से हैं? तो पहला भाग है भैया हमारा, पहला है उष्ण कटिबंधीय नम, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन, नम पर्णपाती वन। पहला जो वन है वो कौन सा है भैया? उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन। दूसरा वन कौन सा है भैया? तो दूसरा वन है भैया उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, पर्णपाती वन। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, तो कौन सा वन है भैया? तो उष्ण कटिबंधीय कटीले वन, उष्ण कटिबंधीय
उष्ण कटिबंधी कटिबंधी कटीले वन। कौन से वन है भैया? तो उष्ण कटिबंधी कटीले वन। तो प्रदेश में भैया उष्ण कटिबंधी वन पाए जाते हैं। इनकी विशेषताओं के कारण इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है उष्ण कटिबंधी नम पर्णपाती वन, दूसरा है उष्ण कटिबंधी शुष्क पर्णपाती वन, तीसरा है भैया उष्ण कटिबंधी कटीले वन। महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। तो पहली हेडिंग है भैया उष्ण कटिबंधी नम पर्णपाती वन। पहला जो वन है भैया उष्ण कटिबंधी नम पर्णपाती वन, ये पहला वन है भैया। अब बात करते हैं हम ये वन 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा 100 से 150 वर्षा वाले भाभर व तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं भैया? तो ये वन जो है उष्ण कटिबंधी नम पर्णपाती वन, ये कहाँ पाए जाते हैं भैया? तो ये वन 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले भाभर व तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक भैया। नेक्स्ट पॉइंट है भैया इन जैसे कौन कौन से हैं, जैसे कौन कौन से वन है यानी कौन कौन से वृक्ष हैं जो पाए जाते हैं इस क्षेत्र में। तो इस क्षेत्र में कौन कौन से पाए जाते हैं भैया? तो इसमें पाए जाते हैं बांस के, पहला पाया जाता है बांस के झुरमुर पाए जाते हैं। दूसरा क्या पाया जाता है भैया? कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? बेल पाया जाता है, बेल। तीसरा क्या पाया जाता है भैया? साल पाया जाता है। चौथा क्या पाया जाता है? बेर पाया जाता है। इसके बाद पांचवा क्या पाया जाता है भैया? गुल्लर पाया जाता है, गुल्लर। पलाश पाया जाता है भैया, पलाश। इसके बाद और क्या पाया जाता है भैया? 7 नंबर महुआ पाया जाता है, महुआ। इसके बाद 8 नंबर पे क्या पाया जाता है? शेमल जो है एक किसका उदाहरण है? अगर क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि उष्ण कटिबंधी नम पर्णपाती वन का एक उदाहरण बताइए, कौन सा इसमें से नम पर्णपाती वन का एक उदाहरण है? तो आपको ये दिए होंगे बांस के झुरमुर, बेर, गुल्लर, पलाश, महुआ, शेमल। और भैया कौन से हैं? ढाक है, आंवला है भैया, आंवला। और क्या है भैया? आंवला है और जामुन है। और भैया क्या है? आदि। बहुत सारे जो हैं वृक्ष पाए जाते हैं। कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं भैया? तो उष्ण कटिबंधी नम पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। इनको कितनी वर्षा की जरूरत होती है भैया? तो 100 से 150 सेंटीमीटर की वर्षा की जरूरत होती है। कौन कौन से? बांस के झुरमुर है, बेल है, साल है, बेर है, गुलर है, पलाश है, महुआ है, शेमल है, ढाक है, आंवला है, जामुन आदि जो वृक्ष पाए जाते हैं, किसके उदाहरण है भैया? तो ये उदाहरण जो है उष्ण कटिबंधी नम पर्णपाती वन के उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग भैया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट कौन सा है? इसके बाद एक पॉइंट और याद रखिएगा, इसमें मैं बता दे रहा हूं। इसमें याद रखिएगा इमली भुजेनिया, इमली भुजेनिया। और क्या है भैया? एक और याद रखिएगा, और एक है शीशम। ये भी उदाहरण इसका है, शीशम। ये किसका उदाहरण है भैया? तो ये उदाहरण किसके हैं? उष्ण कटिबंधी नम पर्णपाती वन के उदाहरण है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कौन सा? उष्ण कटिबंधी
शुष्क उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ये वन भैया, ये वन पूर्व मध्य एवं पश्चिमी मैदानों पूर्व मध्य एवं पश्चिमी मैदानों में पाए जाते हैं, मैदानों में पाए जाते हैं। कौन कौन से वृक्ष इसके अंतर्गत आते हैं भैया? तो इसके अंतर्गत भैया जैसे कौन कौन से भैया आते हैं? तो जैसे के अंतर्गत आते हैं भैया साल आ गया, दूसरा भैया पलास आ गया, तीसरा भैया अंजीर आ गया, और नेक्स्ट भैया कौन सा आ गया? बेल। ये किसके उदाहरण है भैया? तो ये उदाहरण आपके उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के भी उदाहरण हैं। जैसे मैंने बताया साल, पलास और बेल, ये आपको देखने को मिले होंगे उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन में भी, तो ये उसका भी उदाहरण है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन का उदाहरण कौन सा है? तो साल, पलास, अंजीर और बेल भी है। इसको भी याद रखेंगे भैया, नोट कर लेंगे, ठीक है। ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन को विशेषताओं के कारण बांटा गया है, उस हिसाब से हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है भैया उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियां। नेक्स्ट वन कौन सा है हमारा? नेक्स्ट है भैया उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियां, उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियां। ये वन राज्य के दक्षिणी भाग में औसत वार्षिक वर्षा 75 से 50 सेंटीमीटर, 50 से 75 सेंटीमीटर के क्षेत्र में पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं भैया? तो इसमें उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो पहला वृक्ष है अकेशिया, याद रखिएगा, अकेशिया। दूसरा भैया कौन सा है? कटीली झाड़ियां। तीसरा है भैया फुलाई, चौथा है कत्था, और पांचवा है भैया कक्को। फिर है भैया धामन, और इसके बाद है भैया रेउंझा, और भैया कौन सा है? ठोर है, और भैया क्या है? नीम है, नीम। तो ये जो उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियां वाले वृक्ष कौन कौन से हैं भैया? तो अकेशिया है, कटीली झाड़ियां है, फुलाई है, कत्था है, काक्को है, धामन है, रेउंझा है, थोर है, नीम है। ये किसके उदाहरण है भैया?
तो उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियों की ये उदाहरण है। ठीक भैया, ये कुछ वृक्ष हैं, इनके नाम हैं। अभी मैं बताऊंगा कि कौन से वृक्ष से किसका उत्पाद किया था, आप लोग बने रहेंगे। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ। ये उष्णकटिबंधीय वन जो है, ये विशेषताओं के आधार पर इनको बांटा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है भैया हमारा, वनों का प्रशासनिक आधार पर बंटवारा। वनों का वनों का वनों का वनों का प्रशासनिक विभाजन। वनों का प्रशासनिक विभाजन। वनों का प्रशासनिक विभाजन। वनों को विशेषताओं के आधार पर अगर देखा जाए तो वनों को विशेषताओं के आधार पर भी दो प्रकार से बांटा, तीन प्रकार से बांटा गया है। वनों का जो प्रशासनिक विभाजन किया गया है वो 6 प्रकार से किया गया है। कितने प्रकार से किया गया है भैया? तो वनों का प्रशासनिक विभाजन, वनों का वनों का प्रशासनिक विभाजन, प्रशासनिक विभाजन, प्रशासनिक विभाजन, विभाजन 6 प्रकार से किया गया है। कितने प्रकार में किया गया है? 6 प्रकार से किया गया है। कितने प्रकार से किया गया है? तो 6 प्रकार से वनों का प्रशासनिक विभाजन किया गया है। कौन कौन से 6 प्रकार हैं उनको देखते हैं। तो पहला है भैया, कौन कौन से वन हैं? तो पहला है भैया आरक्षित वन। पहला वन कौन सा है भैया? तो पहला वन है आरक्षित वन। आरक्षित वन। दूसरा वन कौन सा है भैया? तो संरक्षित वन। संरक्षित वन। संरक्षित वन। तीसरा वन कौन सा है भैया? तो अवर्गीकृत। अवर्गीकृत। अवर्गीकृत वन। चौथा कौन सा वन है भैया? तो चौथा है राजकीय वन। राजकीय वन। और पांचवा कौन सा वन है भैया? तो सामुदायिक वन। सामुदायिक वन। सामुदायिक वन। और जो छठा है भैया वो कौन सा है? तो निजी वन है। निजी वन। अगर आपसे प्रशासनिक आधार पे वनों के बारे में पूछे तो प्रशासनिक आधार पर वन जो होते हैं भैया 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो आरक्षित वन होते हैं, संरक्षित वन होते हैं, अवर्गीकृत वन होते हैं, राजकीय वन होते हैं, सामुदायिक वन होते हैं और निजी वन। आरक्षित वन वे वन होते हैं, मैं लिखाऊंगा नहीं, इसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ। आरक्षित वन वे वन होते हैं जहां पर चराई कटाई, मतलब लकड़ी की कटाई और चराई पूर्णतः प्रतिबंधित होती है। याद रखिएगा, आरक्षित वन वे होते हैं जो राज्य सरकार के द्वारा जहां पर लकड़ी की कटाई और पशुओं के लिए चराई पूर्णतः प्रतिबंधित होती है, उसे आरक्षित वन कहते हैं। कौन से वन कहते हैं भैया? आरक्षित वन। मैं थोड़ा बता दे रहा हूं, जहां पर लकड़ी की कटाई, लकड़ी की कटाई, लकड़ी की कटाई तथा पशुओं की चराई, पशुओं की चराई प्रतिबंधित होती है। क्या होती है भैया? प्रतिबंधित होती है। प्रतिबंधित होती है। याद रखिएगा, जहां पर लकड़ी की कटाई तथा पशुओं की चराई प्रतिबंधित होती है उसे आरक्षित वन कहा जाता है। जहां पर भैया, याद रखिएगा, जहां पर जहां पर लकड़ी की कटाई तथा पशुओं की चराई, पशुओं की चराई प्रतिबंधित नहीं होती है। यहां पर क्या होता है भैया कि यहां से
जो लोकल के निवासी हैं, जो वहां पर रह रहे होते हैं, जो संरक्षित वन के आसपास रह रहे होते हैं, तो वो अपने लिए ईंधन की प्राप्ति कर सकते हैं, लकड़ी की कटाई भी कर सकते हैं तथा पशुओं के लिए वहां पर चारे की व्यवस्था भी कर सकते हैं। ऐसे वन को क्या प्रतिबंधित नहीं होती है। ऐसे वन कौन से वन कहलाते हैं भैया? ऐसे वन जो हैं वो आपके ऐसे वन भैया संरक्षित वन कहलाते हैं जहां पर लकड़ी की कटाई तथा पशुओं की चराई प्रतिबंधित नहीं होती। अवर्गीकृत वन कौन से होते हैं? अवर्गीकृत वन वे वन होते हैं जो भैया जिनको डिवाइड नहीं किया गया है, जिनको डिवाइड नहीं किया गया है, वो वन जो कहलाते हैं वो अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। यहाँ पर भी जो लोकल के निवासी होते हैं उनको लकड़ी की कटाई तथा पशुओं की चराई बिल्कुल पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं होती। वो लोग वहां पर घूम सकते हैं, लकड़ी इकट्ठा कर सकते हैं। अब बताइए भैया आवाज आ रही? हेलो, अब बताइए भैया आवाज आ रही? हाँ भाई, मैं बात कर रहा था अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन वे वन होते हैं जहां पर पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था की जा सकती है तथा लकड़ी यानी ईंधन की व्यवस्था की जाती है। वैसे वनों को भी अवर्गीकृत वनों कहा जाता है। राजकीय वन कौन से वन होते हैं? तो राजकीय वन वे वन होते हैं भैया जो राज्य सरकार द्वारा पोषित या संरक्षित किए जाते हैं, जहां पर जो लोकल के निवासी रह रहे होते हैं उनको लकड़ी की व्यवस्था की जा सकती है तथा पशुओं के लिए वो चारे की व्यवस्था कर सकते हैं। सामुदायिक वन कौन से वन होते हैं? तो सामुदायिक वन जो होते हैं भैया ये जिला परिषदों के द्वारा लगाए जाते हैं या कह सकते हैं कि नगर पंचायतों नगर निगमों के द्वारा लगाए गए वन होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं भैया? सामुदायिक वन कहते हैं। जैसे पार्क, ये पार्क होते हैं ना, आप जाते होंगे तो नगर पंचायतों में देखते होंगे तो पार्क बने होते हैं, तो वो सामुदायिक कार्यक्रम के द्वारा या सामुदायिक वन लगाए जाते हैं जहां पर सारे लोग इकट्ठा होकर शाम को बैठ सकते हैं। उन्हें कहा जाता है सामुदायिक वन। अब बात करते हैं निजी वन। निजी वन वे वन होते हैं जो निजी व्यक्ति लगाता है, अपने घर के पास बगीचा लगा लेता है तो निजी वन होता है। जहां पर लकड़ी की कटाई तथा पशुओं की चराई के लिए वो निजी व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लकड़ी दे रहा है किसी को या पशुओं के चारा जो हो रहा है वहां पर वो चारा दूसरों को दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये निजी व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। तो निजी वन वे वन होते हैं जो निजी व्यक्ति के हाथ में होते हैं भैया। याद रखिएगा, वनों का जो प्रशासनिक विभाजन है भैया, वनों का जो प्रशासनिक विभाजन है वो 6 प्रकार से किया गया है: आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत, राजकीय वन और सामुदायिक वन। ठीक है, ये वन हुए। ठीक भैया, कमेंट बॉक्स में बताइए समझ में आया कि नहीं बताया। अगर ना समझ में आया हो तो मैं फिर से बता देता हूं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा भैया वन से लाभ, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। वन से लाभ कौन कौन सा है तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। हमारा वन से लाभ, वन से लाभ, वन से क्या क्या लाभ है? तो वन से देखा जाए तो एक तरीके से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से वन के ही लाभ हैं। आज आप लोग देख रहे होंगे, आज इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है। मान लीजिए आप आज का टेम्परेचर होगा तो 45 डिग्री का टेम्परेचर होगा, 42 से 45 के बीच का टेम्परेचर होगा। क्यों टेम्परेचर बढ़ रहा है? क्योंकि वन नहीं, वन की कटाई हो रही। वन न होने के कारण जो है वन हमें
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ही लाभ पहुंचाते रहते हैं। देखे होंगे वन न होने के कारण हम लोग कहाँ घूमते बैठते हैं, कमरों में बैठते हैं, कमरों में बैठते हैं, पंखे के नीचे बैठते हैं, पंखे भी गर्म 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 हवा फेंक रहे हैं, तो हम लोग भी तपते जा रहे हैं, जलते जा रहे हैं, है कि नहीं। तो इस तरीके से देखा जाए तो आसपास का एटमॉस्फेयर ऐसा होना चाहिए जहां पर वृक्ष होने चाहिए, और ये हमारा दायित्व बनता है कि हम जहां पर निवास करते हैं वहां पर वृक्ष जरूर लगाएं। ये हमारा एक तरीके का देखा जाए तो एक मौलिक कर्तव्य है। वनों को संरक्षित करना, वनों को लगाना, ये हमारा एक कर्तव्य है। पेड़ जरूर लगाइए, पेड़ अगर समाप्त हो जाएंगे तो धरती समाप्त हो जाएगी, इसको आप लोग समझिए। आगे हम लोग बात करते हैं वनों से कौन कौन से लाभ हैं। तो वनों से निम्नलिखित लाभ हैं। कौन कौन से लाभ हैं? वनों से हमें, वनों से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होते हैं, लाभ प्राप्त होते हैं। बताने की जरूरत नहीं है, सारे लोग जानते हैं कि वन क्यों उपयोगी। तो पहला पॉइंट है जो पेपर में हमारे महत्वपूर्ण है, उसके लिए उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बात करेंगे। पहला है, एक पेड़ होता है भैया, इसे बोला था खैर का वृक्ष। कौन सा वृक्ष भैया? खैर का वृक्ष। और खैर के वृक्ष से क्या प्राप्त किया जाता है भैया? तो खैर के वृक्ष से भैया हम लोगों को कत्था प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कत्था प्राप्त होता है, कत्था प्राप्त होता है। दूसरा है भैया, दूसरा है खैर के वृक्ष से क्या प्राप्त होता है? कत्था प्राप्त होता है भैया। तेंदू के पत्ते, तेंदू के पत्ते से क्या प्राप्त होता है भैया? तेंदू के पत्ते, तेंदू के पत्ते से क्या प्राप्त होता है, क्या बनता है भैया? तो जो लोग नशा करते हैं, जो लोग नशा करते हैं वो अपने लिए किसकी व्यवस्था करते हैं भैया? बीड़ियों की व्यवस्था करते हैं। बीड़ियां जो बनती हैं, जैसे 207 बीड़ी आती है भैया, बड़ा स्टार आती है, छोटा स्टार आती है, ऐसे अनेक प्रकार की फिल्टर वाली आती है बीड़ी, है ना। तो ये किसके पत्तों से बनी होती है भैया? तो ये तेंदू के पत्ते से बनी होती है। किसके पत्ते से बनी होती है? तेंदू के पत्ते से ये बीड़ियां जो है बनी होती है। दूसरा है भैया, तीसरा पॉइंट है भैया आपका, भैया तीसरा है भैया शेमल, शेमल अर्जुन, शेमल अर्जुन और भैया गुलेर के वृक्ष, गुलेर वृक्ष, इनसे क्या प्राप्त होता है भैया? तो इनसे प्राप्त होता है माचिस की तिल्लियां भैया। क्या प्राप्त होता है? माचिस की, माचिस की तीलियां। क्या प्राप्त होता है भैया? माचिस की तीलियां प्राप्त होती हैं। और एक वृक्ष और होता है जिसका नाम होता है पॉपुलर, पॉपुलर से भी भैया माचिस की तीलियां बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है हमारा भैया शाखू, पलाश और महुआ। शाखू, पलाश और महुआ, शाखू, पलाश और महुआ। शाखू और पलाश और महुआ से क्या बनता है भैया? तो शाखू, पलाश और महुआ से भैया क्या बनते थे भैया? पत्तल और दोने बनते थे। क्या बनते थे? पत्तल और दोने, पत्तल व दोने बनाए जाते थे, दोने बनाए जाते थे। नेक्स्ट है भैया बेंत के वृक्ष। कौन से वृक्ष? नेक्स्ट है हमारा बेंत के वृक्ष, बेंत के वृक्ष। बेंत के वृक्ष से क्या बनता है भैया? तो बेंत के वृक्ष से कुर्सी, 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 मेज और भैया छड़ी, छड़ी, ये बनती है बेंत के वृक्ष से। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है हरहर और हरहर एवं बहेड़ा का पौधा वृक्ष। हरहर, हरहर व बहेड़ा, बहेड़ा का वृक्ष।
इससे क्या प्राप्त होता है भैया, तो हरहर व बहेड़ा के वृक्ष से भैया हम लोगों को भैया क्या प्राप्त होता है, तो हरहर व बहेड़ा की औषधि प्राप्त होती है। बहेड़ा से औषधि प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है भैया, औषधि प्राप्त होती है। नेक्स्ट है हमारा लाख। लाख वृक्ष से क्या प्राप्त होता है भैया, तो लाख वृक्ष से भैया चूड़ियां प्राप्त होती हैं। क्या प्राप्त होती हैं, चूड़ियां व खिलौने बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं भैया, चूड़ियां व खिलौने बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है भैया चीड़ का वृक्ष। बहुत महत्वपूर्ण वृक्ष है हमारा चीड़ का वृक्ष। नेक्स्ट है कौन सा, चीड़ का वृक्ष। चीड़ का वृक्ष, चीड़ का वृक्ष। और चीड़ का वृक्ष से क्या प्राप्त होता है भैया, तो चीड़ के वृक्ष से तारपीन का तेल, तारपीन का तेल व बिरोजा प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया था भैया, बिरोजा प्राप्त किया था। ये जो है महत्वपूर्ण कुछ वन के लाभ है, वन के वृक्षों से या मतलब वृक्षों से प्राप्त होते हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो इसको भी हम लोग देखेंगे भैया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वनों से हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ होते हैं। आप लोगों को, सारे लोगों को पता है कौन कौन से लाभ होते हैं, ये भी आप लोगों को पता है। तो हम लोग चर्चा करते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो वन से कौन कौन से लाभ होते हैं, तो हम लोगों ने जो चर्चा की है, वनों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ होते हैं। खैर के वृक्ष से भैया कत्था प्राप्त किया जाता है। तेंदू के पत्ते से 207, बड़ा स्टार, छोटा स्टार आदि की बीड़ियां बनाई जाती हैं या फिल्टर वाली बीड़ियां बनाई जाती हैं। सेमल या अर्जुन या गुलेर वृक्ष से भी माचिस की तिलियां बनाई जाती हैं। पॉपुलर का भी वृक्ष जो होता है उससे भी माचिस की तिलियां बनाई जाती है। साखू, पलाश और महुआ, साखू और पलाश तथा महुआ के वृक्ष से भैया दोने व पत्तल बनाए जाते थे। लेकिन आधुनिक युग में दोने व पत्तल जो है ये पत्तों के ना होकर अब वो देखे होंगे पन्नियों के बन के आते हैं या कागज के बन के आते हैं जिसपर पन्नी चिपकी होती है। दूसरा है भैया बेत के वृक्ष। बेत के वृक्ष से कुर्सी, मेज और छड़ी बनती है भैया। हरहर और बहेड़ा का वृक्ष जो होता है, इससे हरहर व बहेड़ा से औषधि प्राप्त किए जाते हैं। लाख के वृक्ष से क्या प्राप्त किया जाता है भैया, तो लाख के वृक्ष से चूड़िया और खिलौने प्राप्त किए जाते हैं। चीड़ के वृक्ष से क्या प्राप्त किया जाता है भैया, तो तारपीन का तेल और बिलोजा प्राप्त किया जाता है। तो ये इतना जो है ये वन से लाभ हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वन से संबंधित कार्यक्रम जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए गए हैं। उन कार्यक्रमों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है। सबसे पहला जो टॉपिक था वो टॉपिक था वन्य जीव संबंधी कार्यक्रम। वन्य जीव संबंधी कार्यक्रमों में हम लोगों ने चर्चा की लुप्त प्रजातियों का प्रजनन केंद्र। उसके बाद हम लोगों ने चर्चा की भैया कछुआ पुनर्वास योजना। इसके बाद हम लोगों ने चर्चा की घड़ियाल प्रजनन केंद्र योजना। इसके बाद हम लोगों ने चर्चा की भैया राष्ट्रीय चंबल वन्य विहार योजना। इसके बाद हम लोगों ने चर्चा की प्रोजेक्ट एलिफेंट योजना। इन योजनाओं को पढ़ने के बाद हम लोगों ने चर्चा की उत्तर प्रदेश की वन राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश का कुल क्षेत्रफल 33.33% भाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए, लेकिन विस्तार नहीं है। उत्तर प्रदेश में 17वीं वन रिपोर्ट 17 जनवरी 2022 के अनुसार वन और तथा वृक्षाधन का जो प्रतिशत है भैया वो 9.23% होना कितना चाहिए, 33.33% है कितना, 9.23%। बहुत पीछे हम लोग आज आधुनिक युग में आ गए हैं तो पेड़ को काटते रहते हैं, लगातार कटाई करते रहते हैं। कुछ भी बनवाना होता पेड़ कटाते हैं, तो कमरे के लिए दरवाजे की बनवाते हैं, मेज बनवाते हैं, सारी व्यवस्थाएं कर लेते हैं। हो सके तो पेड़ों को बचाइए, जितना भी पेड़ बचेंगे उतना ही जीवन बचेगा। अगर पेड़ नहीं बचेंगे तो जीवन नहीं बचेगा, ये स्पष्ट है। प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। प्रदेश में कौन से वन पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनकी विशेषताओं के कारण इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है
उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, और तीसरा भैया है उष्ण कटिबंधीय कटीले वन। इनके बारे में चर्चा कर ली। इसके बाद हमारा जो टॉपिक था वनों का प्रशासनिक विभाजन। वनों का जो प्रशासनिक विभाजन था इसे 6 प्रकार से बांटा गया। कितने प्रकार से बांटा गया भैया? 6 प्रकार से बांटा गया है। आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, राजकीय वन, सामुदायिक वन और निजी वन। बहुत महत्वपूर्ण वन है, इनके बारे में चर्चा होनी चाहिए। निजी वन में हम लोग निजी वन में निजी व्यक्ति के हाथ में होता है, उसके वहां पर हम अगर उसकी परमिशन के बिना घूम नहीं सकते, भ्रमण नहीं कर सकते, लकड़ी नहीं प्राप्त कर सकते, पशुओं का चारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वो निजी वन कहलाता है। सामुदायिक वन में हम लोग वहां से वे वन जो होते हैं जिला परिषद, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और नगर पंचायतों के द्वारा लगाए गए वन जो होते हैं वो सामुदायिक वन कहलाते हैं। राजकीय वन राज्य सरकार के द्वारा लगाए गए वन। अवर्गीकृत ऐसे वो वन जिनको हम बांट नहीं सकते हैं, यहाँ से लकड़ी की कटाई तथा पशुओं की चराई के लिए ये क्षेत्र जो है ये छूट होती है। इसमें ये प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं, यहाँ पर आप लोग घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, पशुओं के लिए चारा इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन एक वन ऐसा वन है जहां पर आरक्षित वन, यहाँ पर बिना परमिशन के हम लोग जा भी नहीं सकते हैं, ना लकड़ी की कटाई कर सकते हैं, ना पशुओं की चराई के लिए चारे की व्यवस्था कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वन से लाभ। वनों से प्रत्यक्ष व सारे लोगों को पता है कि अगर वृक्ष नहीं है तो हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, सारे लोगों को पता है। और वृक्षों के इतने ज्यादा उपयोग हैं, एक वृक्ष हो तो हम लोग जाने जितने भी वृक्ष हैं वो हमारे लिए उपयोगी हैं, कुछ ना कुछ हम उनसे प्राप्त ही करते रहते हैं। खैर का वृक्ष है, कत्था प्राप्त करते हैं, तेंदू के पत्ते से बीड़ियां प्राप्त करते हैं, सेमल, अर्जुन और गुरेल के वृक्ष से माचिस की तीलियां प्राप्त करते हैं, साखू, पलाश और महुआ के पत्ते से पत्तल व दोने प्राप्त करते हैं, बेंत के वृक्ष से भैया कुर्सी में छड़ी प्राप्त करते हैं, हरहर और बहेड़ा के वृक्ष से औषधि प्राप्त करते हैं, लाख वृक्ष से चूड़िया और खिलौने बनाते हैं भैया, चीड़ का वृक्ष से तारपीन का तेल और बिरोजा प्राप्त किया था। बहुत कुछ है, रबड़ के वृक्ष से रबड़ प्राप्त किया थी, अनेक उपयोग हैं जो वृक्ष के हैं। अब हम लोग जो चर्चा करेंगे, हमारा जो टॉपिक रहेगा भैया वो रहेगा वन विकास योजनाएं। वन से संबंधित योजनाओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग ये बताइए कि यह टॉपिक आपको समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए भैया। सबसे पहले जो हमने लोगों ने टॉपिक पर चर्चा की वो समझ में आया कि नहीं आया? आप लोगों की उपस्थिति अनिवार्य होती है लेकिन आप लोग जुड़ते नहीं है भैया। आप लोग बताइए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कमेंट बॉक्स में कमेंट तो कर सकते हैं, कम से कम लिख सकते हैं, हाथों को कष्ट कर सकते हैं। क्लास चलती है वन मैन डायलॉग की तरह कि एक आदमी जो है जो भी कहता है वो कहता चला जाता है, उधर से जवाब या रिस्पॉन्स नहीं आता है। मैं कुछ भी पूछता हूँ उसका रिस्पॉन्स नहीं आता है। एक लड़का था, उसका नाम मुझे याद नहीं, ऋषि मिश्रा, वो लड़का इस टाइम क्लास ज्वाइन नहीं कर रहा, वो जवाब देता था। ठीक है शरद यादव, आ रहा है समझ। पढ़ते रहिएगा भैया, पढ़ेंगे नहीं तो कंपटीशन निकलेगा भी नहीं। आप लोग मेहनत करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, अभी कंप्यूटर की क्लास है, तब तक आप लोग कंप्यूटर की क्लास करके जाएंगे। तब तक के लिए भैया धन्यवाद।